हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक चैप्टर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, और वो भी बहुत ही आसानी से। शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ACCA लाइव। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करते हैं ACCA से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। और हाँ, अब से ACCA के लेक्चर्स भी आपको इस सेगमेंट में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑन कर लें, ताकि जब भी इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने हो आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स हैं क्या। भाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। बड़े ही सिंपल शब्दों के अंदर मैं कहूँगा कि भाई ये नॉन करंट असेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। भाई, इसमें से वो एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। भाई, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम 3 मेन बातें पढ़ते हैं। पहली मेन बात तो ये है कि रिकॉग्निशन, यानी कि कब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, मेजरमेंट यानी कि कितने अमाउंट से आपको एंट्री पास करेंगे, एंड देन फाइनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये पर्टिकुलर आइटम किस तरीके से आपको डिस्क्लोज करना है, और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या फर्दर इंफॉर्मेशन हमें इस आइटम के बारे में देनी होगी। मगर उससे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है क्या। इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं कोविड-19 की जो वैक्सीन रेस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को समझाने के लिए। भी पहले तो देखें वैक्सीन बनती कैसे है। WHO कहता है कि यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं एक वैक्सीन को बनाने के लिए। फेज नंबर 1 के अंदर एनिमल टेस्टिंग करी जाती है। फेज नंबर 2 के अंदर ह्यूमन ट्रायल्स करे जाते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स थोड़े से कम होते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स के बाद कुछ समय वेट किया जाता है ये देखने के लिए कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, एंड देन फाइनली परमिशन मिलती है, जिसके अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स एंड इवन लाख वॉलंटियर्स के ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स किया जाता है ना। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा रुक के बात कर लें भी रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये जो इतनी सारी कंपनियां लगी है ना रेस में, वो ये सब तीनों फेजेस के थ्रू जाएंगी, और ये तीसरे फेज तक जितना भी खर्चा ये कंपनियां करेंगी इसे रिसर्च एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। अब देखें ज़रा, रिसर्च का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी पूरा डेफिनेशन हम नहीं पढ़ने वाले भाई, यहाँ पर सिर्फ 2 कीवर्ड्स हैं जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, ये हाईलाइटेड भी हैं। सबसे पहला कीवर्ड है प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 की वैक्सीन एक्सीडेंटली नहीं बन रही है, उसके लिए आपने प्लान किया है, आपने टारगेट किया है कि हमको ये वैक्सीन बनानी है, यानी कि ये एक प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन है। सोच समझ के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम रिसर्च कर रहे हैं, और इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि कोई हमें नया साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मिले, इन दिस केस कोविड-19 का वैक्सीन। अब इन कंपनीज का अगला टारगेट होता है कि इन वैक्सीन्स को कमर्शियल प्रोडक्शन में लाया जाए, यानी कि इनको बेचकर क्या कमाया जाए, पैसा। ऐसा करने के लिए इनको कई सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं, इन्हें और खर्चा करना पड़ता है, इन्हें प्रोसेसेस डेवलप करने पड़ते हैं कि भाई क्या क्या स्टेप के थ्रू हम काम करेंगे तो एक मास प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम कर सकें, और यही है हमारा डेवलपमेंट का खर्चा। अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स ही मैं पॉइंट आउट करूँगा। फिर सबसे पहला कीवर्ड तो है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स। भाई, जो भी रिसर्च स्टेज में हमें पता चला है, अब हम उसे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अब इसे हम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करके अपना खर्चा कम कर सकते हैं, या फिर इसे एज ए प्रोडक्ट और सर्विस हम बेच सकते हैं। सो दैट्स इट। अब इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह से इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें। सबसे पहले तो बात करते हैं हम रिसर्च एक्सपेंडिचर की। सो IAS 38 का ये कहना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर राइट ऑफ कर देना है एज एन एक्सपेंस। अच्छा, अब ये जो रिसर्च एक्सपेंडिचर चल रहा होता है ना, यहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो IAS 38 कहता है कि भाई अगर आप रिसर्च करते समय कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी एक लॉन्ग लाइफ होती है, तो उन्हें आप नॉन करंट असेट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, और IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तहत ही उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो भाई अब देखते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का क्या होगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो उसे रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मीट करना होगा। अगर ये रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो आप इसे एक इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे,
और अगर ये रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो आप इसे भी एक्सपेंडिचर मानकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करते हैं। चलें तो फटाफट से कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि एक पर्टिकुलर खर्चा जो हम कर रहे हैं उसे डेवलपमेंट खर्चा हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया है, यानी कि कुछ नया टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने मोबाइल के अंदर और उन्होंने इस मोबाइल का एक वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया है। तो इस वर्किंग मॉडल को बनाने के ऊपर जो भी खर्चा है, इस खर्चे को हम बोलेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी तैयार थी, बस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने एक वर्किंग मॉडल बनाने के लिए किया है। वैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक का, जिसके अंदर आग बहुत जल्दी नहीं लगती है। फायर फाइटर्स के लिए इस फैब्रिक का इस्तेमाल करके उन्होंने एक सूट तैयार किया है उनकी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पर भी हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक इन्वेंट नहीं किया जा रहा है, ऑलरेडी बना हुआ हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे सूट्स बनाने में जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन हम आगे जाकर करेंगे। एक बार ये इनटैंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो जाता है, फिर इसको एमोटाइज किया जाएगा सिस्टमैटिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, यानी कि इसका एमोटाइजेशन मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे कि किस तरह से हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर इंटैंजिबल एसेट से मिलने वाले। तो अगर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसे अगले 3 साल तक बेचकर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी होगी इसे आपको एमोटाइज करना होगा अगले 3 साल के लिए। और एमोटाइज करना हम शुरू करते हैं उस डेट से जिस डेट से कमर्शियल प्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया है। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल वगैरह डाल रहे हैं, तो आप एमोटाइज करना उसे शुरू नहीं करेंगे जब तक आप उसका कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि बेचने के लिए प्रोडक्शन शुरू नहीं कर दें। खैर, मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। फिलहाल ये तो समझ लें सर कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है क्या, जिसे हमें देख कर ये डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट का जो खर्चा है उसे हमें कैपिटलाइज करना है कि नहीं, यानी कि उसे एक इंटैंजिबल एसेट की तरह हमें ट्रीट करना है या नहीं। तो कुल मिला के 6 ऐसे क्राइटेरिया हैं और ये सारे ही क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, तभी हम एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंटैंजिबल एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ इस क्राइटेरिया को याद करने के लिए एक एक्रोनिम हम यहाँ पर ले रहे हैं, पायरेट। सबसे पहली बात है पी, यानी कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि फ्यूचर में जाके इस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी कोई कमाई हो सकती है, इसके चांस तगड़े होने चाहिए। आई, कि भाई इंटेंशन होना चाहिए हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कमर्शियल प्रोडक्शन करना। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर लिया, मगर उसका इंटेंशन नहीं है इसका बेचने का। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन रिसर्च को एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है ये जो कोविड-19 की वैक्सीन इतनी सारी कंपनीज बना रही हैं, ये सारी सक्सेसफुल हो जाएंगी? ऑब्वियसली नो, राइट। कुछ कंपनियां इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगी और कुछ कंपनियां जो हैं बेचारी डेवलपमेंट स्टेज पे ही रह जाएंगी। और जैसे ये वैक्सीन हर किसी तक पहुंच जाएगी, क्या लगता है वो कंपनियां जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे अटकी हुई, क्या वो उसे कमर्शियल प्रोडक्शन में लेकर जाएंगी? आई थिंक नॉट, क्योंकि ऑलरेडी हर किसी के पास वैक्सीन पहुंच चुकी है। तो वो कंपनियां जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे अटकी हुई हैं, वो अब ये नहीं चाहेंगे कि अब हम प्रोडक्शन करें, क्योंकि माल तो जितना डिमांड था उतना सप्लाई हो चुका। और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि वो कंपनियाँ जो बहुत पीछे छूट जाएंगी, उन्हें अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंटैंजिबल एसेट की बजाय एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा मानना पड़ेगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं है इसे अब फर्दर कंप्लीट करके कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना। अब आते हैं तीसरे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे, आर, यानी कि रिलायबली मेजरेबल। नाउ ये अब 2 ऐसे वर्ड हैं जो आपको ज़्यादातर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, और इसका मतलब बड़ा आसान और सिंपल सा है। भाई, जो आप खर्चा रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, इंटैंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं, वो खर्चा आप काफ़ी एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतना खर्चा हमने किया था। यूजुअली ऐसा करने में हर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाती है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लगे होते हैं, जिसमें से कोविड-19 वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है, और बड़ा इजीली वो खर्चे इस प्रोजेक्ट को कितना एलोकेट कर चुके हैं उन्हें आइडिया कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चौथे रिकॉग्निशन पॉइंट की, विच इज ए, यानी कि एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स। यानी कि हमने प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, मगर इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या लगता है कर पाएंगे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग? नो, राइट। एंड यस, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस क्राइटेरिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगली बात हम करते हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। भाई, मुझे नहीं लगता इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमको ज़रूरत है कि जो टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है वो हमारे पास होनी चाहिए। और आखिरी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि इस प्रोडक्ट को बेचकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे
यानी कि प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जाएंगे और माल बेचने जाएंगे तो इनफ माल नहीं बिकेगा या फिर अच्छे मार्जिन पे माल नहीं बिकेगा और इससे हमें प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो सकता है, तो उस डेवलपमेंट खर्चे को भी हम इंटेंजिबल एसेट मानने की बजाय एक्सपेंस मानकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर ट्रांसफर कर दें। अब ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्राइटेरिया हैं सारे, ये ऐसे क्राइटेरिया हैं, हर किसी का इनका पूरा होना जरूरी है अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंटेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। अब हम अगली बात करते हैं मेजरमेंट। तो जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर भी इनिशियली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट पे मेजर करते हैं, यानी कि जितना खर्चा हमारा डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है। ठीक है सर, इंटेंजिबल एसेट हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया। लेट्स से हमारा $1 मिलियन का उसके ऊपर खर्चा आया था और $1 मिलियन का हमने इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर लिया। अब क्या? तो अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की, यानी कि अब हमको क्या करना है, इसे सिस्टमैटिकली अमोर्टाइज करना है और अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे हमारी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू निकालने की। अब इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना, मैं वो भी बना दूं। फिलहाल जस्ट लाइक IAS 16 यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हम कॉस्ट पे कर सकते हैं या वैल्यूएशन मेथड पे कर सकते हैं। बट अनलाइक IAS 16 वैल्यूएशन मॉडल जिसके अंदर हम कॉस्ट की बजाय फेयर वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि फेयर वैल्यू लेने के लिए हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, यानी कि ऐसे ही सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हमें एक्टिव मार्केट के अंदर ट्रेड होते हुए मिलने चाहिए। एंड इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स और वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर कंपनी कॉस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। IAS 38 ऐसा भी बोलता है कि भाई ठीक है, इस साल तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो गया, अगले साल आपको दोबारा से उस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को रिव्यू करना है और अगर अभी भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है, यू कैन कंटिन्यू टू अमोर्टाइज द एसेट, अदरवाइज इस इंटेंजिबल एसेट को आपको एक्सपेंस मान के राइट ऑफ कर देना होगा। फॉर एग्जांपल, ये कोविड-19 की वैक्सीन की हम बात कर रहे थे। लेट्स से 3 कंपनीज ने ये वैक्सीन बना ली है, जिसमें से एक कंपनी की कॉस्ट कम होने की वजह से या मार्केट में जल्दी आने की वजह से या कोई साइड इफेक्ट ना होने की वजह से उनका प्रोडक्ट जो है बहुत तेजी से चल गया और उस वजह से दूसरे साल तक बाकी की जो 2 कंपनीज की वैक्सीन आई थी वो इतनी चल नहीं पाई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम प्रोडक्शन रोक ही देते हैं, भाई हमारा माल तो नहीं बिकेगा। एंड इन दैट केस जो भी इंटेंजिबल एसेट उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था उसे उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। चलिए जी, आखिरी बात हम करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट IAS 16 से बहुत मैच करता है, फिर भी मैं क्विकली लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत है। यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे नहीं आता है, बट पढ़ लेना काम आएगा आपको F7 पेपर के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अमोर्टाइजेशन का कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है और कितने समय तक आप इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करेंगे। साथ ही में आपको रिकंसाइल करना होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट के ओपनिंग बैलेंस को उसके क्लोजिंग बैलेंस से, और वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से दिखती है। साथ ही साथ में ये डिस्क्लोज करना भी जरूरी है कि करंट ईयर के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। चलिए फटाफट से गुडविल की भी बात कर लेते हैं। तो एक गुडविल जो है इंटरनली जनरेटेड अगर है तो IAS 38 कहता है कि आप इस गुडविल को शो नहीं कर सकते, बट अगर ये परचेज्ड गुडविल है, यानी कि आपने किसी बिजनेस को खरीदा है ज़्यादा पैसे देकर, तो आप इस परचेज गुडविल को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो कर सकते हैं और लगातार इसे अमोर्टाइज कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 12th क्लियर किया है और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपने क्लास 12th के अंदर शेयर्स के चैप्टर के अंदर बिजनेस परचेज की एंट्री कर रखी है जो कुछ इस तरीके से दिखती थी। और ये जो इसमें गुडविल दिख रहा है, हाँ इसी गुडविल की मैं बात कर रहा हूँ, परचेज गुडविल की। ये आप बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हो, मगर खुद से क्रिएट करी हुई गुडविल शो करना हमें अलाउड नहीं है। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला हो। और भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बना दूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो फटाफट, मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। याद रखना, इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।